अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्सर अक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जेल के अंदर मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से खबरें पिछले कोई एक हफ्ते से सामने आ रही हैं कि उनके ऊपर बढ़ाया जा रहा है, मुश्किलात उनकी बढ़ती जा रही हैं, तकलीफ बढ़ती जा रही हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा, जिनमें सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं, अली अमीन गंडापुर शामिल हैं, वजीर आला KP, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द सड़कों पर होगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया है कि 26वीं आईनी तरमीम को हम दिल से तस्लीम नहीं करते, लेकिन उसी 26वीं आईनी तरमीम के मातहत जो अपॉइंटमेंट हुई है जज की, जस्टिस याहिया आफरीदी की, उस अपॉइंटमेंट को हम दिल से तस्लीम करते हैं और उस अपॉइंटमेंट के हवाले से, उसके खिलाफ जाने के हवाले से कोई भी ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। यानी कि उनकी तैनाती को किसी भी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जहां तक बात की जाए बानी चेयरमैन की, तो उसके हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ पेचीदगियां हैं, पंजाब के अंदर कुछ मुश्किलात हैं कि जो कायदीन हैं, जो लीडरशिप है, वो अपना रोल बेहतर तरीके से प्ले नहीं कर पा रही। या फिर दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कानूनी पेचीदगियों के हवाले से, तो वहाँ पर क्या मसाइल सामने आ रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम आज के शो में बात करेंगे। और सबसे पहले हम वेलकम करते हैं शायान बशीर नवाज, हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन सेल के, और साथ ही साथ ये स्पोक्स पर्सन है सेंट्रल पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम शायान। वालेकुम सलाम शाइस्ता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शायान। हम अक्सर व बेशतर देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी आपकी प्रेजेंटेशन रहती है, काफ़ी एक्टिवली आप बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करें, थोड़ा ग्राउंड पर रहते हुए, दीगर रहनुमा और दीगर सूबों से, दीगर शहरों से जो हमें नज़र आता है कि एहतजाज की सूरत हाल, या जब भी कॉल दी जाती है लोग निकलते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। पंजाब में क्या मुश्किल है शायान? यहाँ पर हम इस तरह से नहीं देखते कि एक बड़े लेवल के ऊपर, एक मैक्रो लेवल के ऊपर कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा हो। ये इतनी इनएक्टिव क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? शाइस्ता, आपने जिस तरह देखा होगा पिछले 1.5 साल के अंदर पंजाब के अंदर वर्स्ट किस्म का क्रैकडाउन हुआ है और यहाँ पे फैशिज्म पीक पे है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है पंजाब में, अब ये मरियम नवाज की है, पहले मोहसिन नकवी की थी, तो चादर चार दीवारी पमाल की गई। और जिस तरीके से जिस किस्म का क्रैकडाउन पंजाब में हुआ वो कहीं नहीं हुआ। अच्छा। ऑब्वियसली हम एक अमन पसंद जमात हैं, हमारे कोई यहाँ पे आर्म्ड विंग नहीं है, ना हम कोई गुरिल्ला फाइटर्स हैं। तो हमारे लोग, तो आप जिस तरह नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऑब्वियसली फाइटर तो है नहीं। इस तरीके से अगर इसके बावजूद भी अगर लोग निकल रहे हैं, आपने देखा जिस तरह लाहौर में एक बड़ा जलसा हुआ, इवन दो जलसे की लोकेशन चेंज हुई, उसके बाद जब कॉल आती है कि मोबिलाइजेशन होती है, लोग बाहर निकलते हैं। तो ये सिलसिला अब आगे जाके और बढ़ेगा। और इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लोगों का सेंटिमेंट तो है निकलने का। जो अच्छा। आपने लोगों ने 8 फरवरी को भी आपको दिखाया कि किस तरीके से अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है इलेक्शन के रिजल्ट में। लेकिन हमारी तमाम लीडरशिप के ऊपर दर्जनों पर्चे हैं, उनको घरों में नहीं है, उनको उनके घरों पे रेड होते हैं। और ये तो वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं। बहुत से हमारे ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनको लोग नहीं जानते, और अच्छा। उनके ऊपर भी पर्चे, उनके घरों में भी रेड होते हैं। तो पॉलिटिकल मूवमेंट को ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत है। बट अब आप देखेंगे, हमने लाएअमल अपना अनाउंस करेंगे आज। सलमान अकरम राजा साहब इस पे 2-3 दिन से बड़ा एक्टिवली बोल रहे हैं। हमारे 2 जलसे अनाउंस हो गए हैं, पेशावर और क्वेटा में। अब पंजाब में भी आप देखेंगे आगे भरपूर मोबिलाइजेशन हाँ होगी। शायान, लेकिन ये अनाउंसमेंट की हद तक तो ठीक है, ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन उस तरह की मैं वही बात कर रही हूँ, थोड़ी पोलराइजेशन का मामला है कि वो चीज़ें हम, आपने अभी जिक्र भी किया खुद के पंजाब के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फाशिज्म का सामना रहता है। लेकिन खुद मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे थे कि जब इस्लामाबाद में भी आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो आर्म्ड थे, उनके पास असलहा था। तो ये कोई सिर्फ महज एक इल्ज़ाम है या इसमें कोई हकीकत भी है? शायान, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, शायान को हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। शायान, आपको आवाज आ रही है? आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज।
ठीक है, शायान को हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर इलेक्शन सेल के शायान बशीर नवाज़, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, और हम उनसे ये पूछना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में क्या करना चाहती है, या सिर्फ ये ज़बानी कलामी दावे होंगे या वाकई प्रैक्टिकली कोई चीज़ होगी। अभी हम वेलकम कर लेते हैं अली राशिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अली, सो काइंड ऑफ यू। आप बात करते हैं हमेशा। अब हम बात करें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्रोटेस्ट के हवाले से, जिसकी अनाउंसमेंट सलमान अकरम राजा साहब करते हुए नज़र आते हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं 2-3-4 दिन पहले भी उन्होंने बात की कि पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि जो उनकी क़यादत है वो खुद पोलराइजेशन का शिकार है, डिवाइड है वहाँ पर। वो नहीं चाहती, आधे लोग चाहते हैं कि सड़कों पर आएँ, प्रोटेस्ट करें, आधे लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं करें। आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर हो सकता है? देखें, फ्यूचर तो जाहिर सी बात है, आपने खुद ही आपके सवाल में आपका जवाब है कि ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा। कि उनकी जो आला क़यादत है, एक तो एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा। इल्जामात मतलब अमूमन ये होता है कि ऑपोजिशन होती है तो वो हुकूमती पार्टी पे लगा रही होती है, हुकूमती पार्टी उसका जवाब दे रही होती है। यहाँ तो ये आपस में लगे हैं। वो कोई मिनेस को कह रहा है कि जिन्होंने पैसे लिए हैं, दूसरा है कि वो कह रहा है कि सही अमीन गंदापुर जो साहब हैं वो अपने डायलॉग बाजी धमकियों से गुरेज ही नहीं करे जा रहे हैं। पाकिस्तान की वैसी नाजुक सूरत हाल है, इकोनॉमी आप देख रही हैं अभी अल्लाह अल्लाह करके सब चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं। स्टॉक मार्केट बुलंद सतह पे, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो बेहतरी की तरफ चीजें जाती भी दिख रही हैं। मगर शेर अफजल मरवत को आप देख लें, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी के हमारे लोग ही नहीं चाहते कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, और बात सही भी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये अगर ये प्रोटेस्ट जो खेल रहे हैं, पिछला प्रोटेस्ट में अमीन गंदापुर साहब तो खुद छोड़ के सब चीजें भाग गए थे, मगर जो दूसरा इनका ग्रुप बना हुआ है उनसे भी एक सवालिया निशान बनता है कि उनमें से कोई, भाई 300 से ज्यादा आपके एमएनए, सेनेटर्स, एमपीएस हैं, उनमें से कोई क्यादत करने के लिए आपके प्रोटेस्ट में नजर नहीं आया। गंदापुर जो भी है वो भागे तो भागे, मुझे इख्तलाफात हैं उनकी सियासत से कि इस तरह नहीं होनी चाहिए चीजें, बट दैट बीइंग सेड कि उसके अलावा इफ ही वाज नॉट देयर, बाकी क्यादत कहाँ थी? अच्छा। और क्या चल रहा है? बिल्कुल। तो ये प्रोटेस्ट के अनाउंसमेंट करना बंद करें। ये राजा अकरम या जो भी हैं जो कर रहे हैं, उनसे कहें पहले गेट योर हाउस इन ऑर्डर, बैठे अपने सारे एमएनए और लीडर्स के साथ, आपस में जो आपके मसले हैं उनको सुलझाएं। आप खुद भी उलझते जा रहे हैं, मुल्क को भी उलझाना चाह रहे हैं उन चीजों में, सो इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। जो भी है सॉर्ट इट आउट एंड देन मूव फॉरवर्ड। आपके क्या बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, बाकी सब चीजें हो रही हैं, जो भी उनकी शिकायत थी दूर हुई। 26 अमेंडमेंट जो पास हुई उस पे उनको हमने टेबल पे बिठाया, उनके मशवरे भी लिए, और उन्होंने माना भी 26 अमेंडमेंट वाज गुड, वो हमें उससे एतराज नहीं है, मगर एक असूली मौकिफ के तहत हम इस पे वोट नहीं देंगे, ये बयान है उनका। और ये जो असूली मौकिफ था अली, वो क्या था असूली मौकिफ? वो उनका ये था कि जी खान जेल में, हमें वो हमें बाहर चाहिए, और खान बाहर नहीं आएंगे तो हम अभी वोट नहीं देंगे। अच्छा, दैट वाज द मेन रीजन। ठीक है, शायान भी हमारे साथ है। उन्होंने खुद कहा कि वो क्लियर है। अच्छा ठीक है शायान, आप से सवाल तो कुछ और था, लेकिन अब जब अली राशिद साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी लीडरशिप के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं या कोई ऐसे मामलात हैं जिनको सॉर्ट आउट होना चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको रिजॉल्व कर लिया जाए, बैठ लिया जाए एक बार, और फिर डिसाइड कर लिया जाए। शेर अफजल मरवत ऑन द टेबल हैं भी, नहीं भी हैं, कौन किसको कैसे लीड कर रहा है, कौन लीडिंग पोजीशन में है, किसके पास क्या अथॉरिटी है। क्योंकि शायद आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर 2-4 गिने चुने लोगों के अलावा बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ बैठकर कंफ्यूजन फैला रहे होते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए जी, आपने जो पहले बात की मैं उसको थोड़ा सा एड्रेस जी प्लीज कर दूं। वो ये है कि हमारे एक की अंदर कोई के अंदर होते हैं, बट ये जो हमारा गोल और एजेंडा है, अगर आप कि हाँ हमारे पूरे इस मूवमेंट के अंदर बताइए ये
इसलिए नहीं कह रहा शयान, आपके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है? हम आपको ऑडियो कॉल पे कनेक्ट कर लेते हैं सो दैट हम प्रॉपर्ली आपको सुन सकें। आपको तो मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन सुनने वाले आपको सुन नहीं पा रहे। सो टीम प्लीज़ इनको दोबारा कांटेक्ट कर लें। अली राशिद से हम कंटिन्यू करते हैं। अली, अब जब आपने बात की कि उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को वो तस्लीम कर रहे थे और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर उनको थोड़ा सा इख्तलाफ था, एंड दैट वाज अबाउट बानी पीटीआई, राइट? लेकिन उसके साथ साथ अब वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर से निकले हुए चीफ जस्टिस साहब, जिनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, उनको हम पूरे दिल से तस्लीम करते हैं। हमें उसके अंदर कोई भी इख्तलाफ नहीं है, ना हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि अब अगर 27वीं आईनी तरमीम की बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से अपना वही वाला एक 1 पॉइंट एजेंडा वही वाला अपना रखेगी आगे कि प्लीज़ आप पहले इसको एड्रेस कर लें, उसके बाद हम वोट देने को तैयार होंगे। देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पीटीआई के जो लीडरान हैं उनको खुद नहीं पता वो क्या चाहते हैं, तो अब मैं आपको क्या बताऊं, अपनी मैं क्या राय दूं कि वो क्या चाहते हैं। इट इज सो कंफ्यूजिंग, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं और आई कैन अंडरस्टैंड। उनके लीडर जेल में हैं, बाकी आपस में इनकी बन नहीं रही, लीडरशिप क्राइसिस है। मगर एट ए टाइम लाइक दिस थोड़ा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि हर बात पे बाहर निकल जाना, बात पे प्रोटेस्ट, ये नहीं करना चाहिए। आपस में बैठें, चीजों को रिजोल्व करें और आगे निकले। और वो 1 पॉइंट एजेंडा भी देखें, वो तो अगर कोर्ट्स के थ्रू अगर वो जेल में हैं तो उनके केसेस उनको फेस करना पड़ेगा। बाकी लीडर्स भी तो जेल जा चुके हैं ना, सबने फेस किए हैं, तो वो भी फेस करें। और वो उनका जो मसला था, वो बानी पीटीआई को खाना नहीं, पता नहीं देसी मुर्गी के बजाय ऑर्गेनिक मुर्गी मिल गई थी या कोई नॉर्मल मुर्गी दे दी थी, फार्म की मुर्गी दे दी थी, या कोई खाना उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो नहीं, बाद में पता चला उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी, पीटीआई की लीडर्स ने ही इस चीज को फैलाया। अच्छा, तबीयत खराब है। फिर जब वो उनसे मुलाकात हुई और बाकी सब चीजों में इट टर्न्ड आउट कि ही वाज परफेक्टली फाइन। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है ना, एक चीज को वो सेंसेशनलाइज कर देना, फैला देना, केओस फैलाना, अफरा तफरी, कंफ्यूजन, मतलब कि मुल्क स्टेबल नहीं रहे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाए किसी तरह और बस नुकसान पहुंचे मुल्क। अच्छा, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट वैसे तो अली, कि अगर आप बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आवाम के इश्यूज हैं, पब्लिक इश्यूज हैं, उनका ताल्लुक हमारे साथ डायरेक्टली है, उनको इग्नोर करके हमारा पूरा मीडिया, इनफैक्ट सोशल मीडिया ऑल्सो, दे टॉक अबाउट ऑल द टाइम बानी पीटीआई, उनका जेल, उनके खाने एंड ऑल दैट। शयान, अब आपको आवाज़ आ रही है? मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यू मे कंटिन्यू। यस, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। आप क्या कह रहे थे? देखें जी, मैं ये सिंपल बात कह रहा हूँ कि हम हैं अनचार्टेड टेरिटरी में इस वक्त। अच्छा। जो मूवमेंट हम लीड कर रहे हैं, जो खान साहब ने हकीकी आज़ादी की जो स्ट्रगल, जो कि 1.5-2 साल से हम एक बड़ी एग्रेसिव स्ट्रगल के अंदर हैं, तो हमारा एक है जो हमारा इस वक्त इनको हमारे से रिलेट करना मुश्किल है, बिकॉज ये सिस्टम को अंदर ये सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है। इनके लिए ये चीजें जिस माइंडसेट से देख रहे हैं, इनको वो इस माइंडसेट में हमारी चीज को नहीं डाल सकते। हमारे लीडरशिप के अंदर कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान की रिलीज, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज, और उस पर प्रोटेस्ट करेंगे। अवाम आगे, जो लीडर साथ नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा। और इनकी मेथोडोलॉजी के अंदर डिफरेंसेस हैं। और अगर आप ये देखें कि पहले हम एनओसीज ले रहे थे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स हैं उसके हिसाब से हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन ये हमें जानबूझ के एनओसी मवेशी मंडी के और पता नहीं किधर दे देते थे, जहां पे हम उस तरीके से अपने जलसे नहीं कर सकते थे। अच्छा। अब हम विदाउट एनओसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज अ मूवमेंट। तो हमारे ऊपर क्रैक डाउन, हमारे ऊपर पर्चे, ऑब्वियस। सो यू माइट नो दैट शायान, कि अगर आप एनओसी के बगैर प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक बिल पास हुआ है जिसकी बड़ी सख्त सजाएं हैं। ओनली इन इस्लामाबाद। So you are not planning to इस्लामाबाद? आपका इस्लामाबाद में भी कोई प्लान नहीं है करने का? हम बिल्कुल इस्लामाबाद जाएंगे। जो पहले चीजें हो रही वो कौन सी लीगल हो रही हैं। यहाँ पे खान साहब की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान वो खड़ी हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, अकेली खड़ी, को उठा लिया, उनके फिजिकल रिमांड लेते रहे, उनको जुडिशियल कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। हमारे यहाँ पे कई 100 लोग, इस वक्त भी 600 लोग हमारे 4 अक्टूबर से अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जो जेलों में हैं। तो यहाँ पे
ये चीजें नहीं हो रही। यहाँ पे लोगों के घरों में रेड होते हैं, लोग खवातीन को उठाया जाता है, थ्रेट किए जाते हैं, लोगों के कारोबार बंद कर दिए गए। ये जिस तरह से अब ये 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे थे, हम कैटेगोरिकली शुरू से डिनाई कर रहे हैं कि हम इसको नहीं, हम इसको एक ब्लैक डे मानते हैं और एक काला कानून मानते हैं। जिस तरीके से ये खुद ही अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी के अंदर ये अपने जजेस बिठाएंगे, जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी है वो खुद ही ऊपर जजेस चूज करेंगे। और जिस तरीके से इन लोगों के वोट तोड़े गए, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। ये मीडिया पे उस दिन ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक एक बंदे का नाम लेके हाईलाइट किया कि किस तरीके से जुल्म किया गया उन लोगों के वोट तोड़ने के लिए। तो इस इन हालात के अंदर ऑब्वियसली ये एक कोई कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे ऊपर ये, मैं खुद गिरफ्तार होकर आया हूँ, मेरे घर पे रेड हुए हैं, मैं 7 महीने नहीं रहा अपने। अच्छा। तो इस तरह के जब होती हैं चीजें तो आपको मेंटल ट्रॉमा होता है ऑब्वियसली। और फिर आपकी डिसएग्रीमेंट्स होती हैं आपस में कि जी ठीक है, आप इतने बंदे नहीं लेके निकले, आप 200 बंदे नहीं लेके निकले, आप वापस चले गए। ऑब्वियसली अब हर बंदे से तो आप 5 उंगलियां ऐसी तो नहीं होती ना, आप हर बंदे से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो खड़े होकर सामने गिरफ्तारी देगा या रबर बुलेट्स खाएगा। लेकिन कारकुन तो यही एक्सपेक्ट करता है। अगर खान के नाम पर वोट लेने वाले जितने भी नुमाइंदगान हैं, जी शायान जी बिल्कुल, सारे हमारे टिकट होल्डर्स ही जो हैं हमारे, इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड, वो ही लीड करेंगे, वो ही लीड करते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि कराची में स्पेशली हम बात करें तो यहाँ पर दफ़ा 144 के नफाज के बाद भी हम देखते हैं कि एहतजाज हो रहा होता है, लोग निकल रहे होते हैं, लेकिन पंजाब में फिर आप क्यों नहीं होते? यहाँ पर पंजाब में क्यों रिप्रेजेंटेशन वो वाली नहीं होती? देखिए, मैं दोबारा ये अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर एक खसूसी सलूक किया जाता है हमारा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पर, ज्यादा सख्ती है वहाँ पर, बहुत ज्यादा सख्ती है, क्योंकि जो कराची में जिस तरीके से वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। आप फिर शायान ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी होने का मुकम्मल राइट जिस तरह से कह सकते हैं कि रखती है, कि वो आपको वहाँ पर अलाउ करती है और जितने भी राइट्स हैं मेनली फुली वो आपको देने की कोशिश करती है, लेकिन पंजाब में वो सल्ब कर लिए जाते हैं, वहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं होते? देखिए, इसमें तो मैं एक क्लियर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के डीएनए के अंदर डेमोक्रेसी तो पुरानी है, और इन्होंने भी वर्स्ट किस्म के हालात देखे हैं अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। बट इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये इस बिल्कुल करप्ट और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो इसमें ये एक तरह से ये प्रोपोगेट कर रहे हैं पंजाब में। पंजाब ये है कि सबसे बड़ी जो मैंडेट का डाका डला है वो एक कराची में डला है, दूसरा पंजाब में डला है। अच्छा। और ये अब तक कि आपके ये वजीर आजम, आपके वजीर आला, ये सारे जाली सीटों पे बैठे हुए हैं, इन्होंने झूठे ओथ उठाए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसको कवर करने के लिए ये बिल्कुल सप्रेशन हो रही है यहाँ पे, बिकॉज अवाम इनके साथ है नहीं, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्ट्रीट्स में निकलें। अच्छा, लेकिन शायान इससे पहले जब हुकूमत साजी की बात हुई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ऑफर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठे और फॉर्मेशन करे, बनाए हुकूमत। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको नहीं किया, चूज नहीं किया। जी, वो हमारी यही पॉलिसी थी। हमारी पॉलिसी ये थी कि हम इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उस पार्टी की जो हिस्ट्री रही है पिछले कुछ वक्त के अंदर, और पीडीएम के दौर के अंदर भी जो हमारी मेमोरीज थी उसके हिसाब से वी वर नॉट कंफर्टेबल कि हम एक अलायंस किया जाए, क्योंकि वो सीमिंगली एस्टैब्लिशमेंट के उस वक्त ज़्यादा करीब रहे हैं। और अभी भी आपके सामने ही है जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने लीड किया है ये सारे अमेंडमेंट्स। अच्छा, सो यू वांट टू से उसके अलावा अगर आप अली ऐसा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर लीड किया है 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर, और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा है। शायान का ये क्वेश्चन है, ये शायान का क्वेश्चन है। शायान कह रहे मैं अभी 5 महीने जेल से होके आया हूँ और फिर ऐसे सवाल पूछ रहे नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं ऐसे डोंट लाइक टू नोट if you have to move forward। हाँ, नहीं, बिल्कुल, that was on a lighter note। देखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमने पीटीआई के दोस्तों को देखें, 26th अमेंडमेंट जो पास हुई वो तो अपनी जगह, बट आई थिंक इट वाज अ बिग अचीवमेंट, नॉट बिकॉज ओनली कि हम 26th अमेंडमेंट हमने पास करवाई, बल्कि इसलिए कि कंसेंसस से पास कराई। आई थिंक हमारे पीटीआई के जितने भी दोस्त हैं, गेटिंग देम टू कम एंड सिट विद यू इन अ मीटिंग
फॉर डिलिबरेशन, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो पीटीआई जो किसी चीज पे डायलॉग और किसी चीज पे बात करने पे यकीन नहीं रखती, टू द कि वी वर एबल टू ब्रिंग देम कि भाई आप चले आए, अपने कुछ जो भी सजेशन आपके हैं आप दें, जो भी रिकमेंडेशन है आप दें, जो हटानी है चीजें वहां पर हटाएं, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। और हमने काफी चीजें अडॉप्ट की जो उन्होंने हमसे कहा, उनकी बातें भी मानी। अच्छा। इट वाज अनफॉर्चुनेट कि फिर एंड में उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, दे वर अगेंस्ट दैट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं होने चाहिए। और देखिए पूरा बात जो पीटीआई ने स्टार्ट की, इल्जाम लगाया है कि जी फैज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए सब चीजें, वो बात झूठ साबित हुई, इनकी प्रोपेगेंडा साबित हुई। फिर उन्होंने कहा कि जी ये देखें ये अब ये किसी और जज को लगाएंगे, अब फलाना होगा ढिमकाना होगा, हमें तो मंसूर अली शाह साहब है। अब जब मंसूर अली शाह साहब जो जस्टिस हैं वो खुद कंफर्टेबल हैं विद जस्टिस याया साहब बीइंग द चीफ जस्टिस, तो ये क्यों शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे थे पीटीआई वाले उस टाइम पे कि नहीं हमें मंसूर अली शाह ही चाहिए। आई मीन लेट, इफ देखें जिसके लिए आप जंग और जद्दोजहद कर रहे थे वो बंदा खुद कह रहा है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, आई एम ओके विद द 26th अमेंडमेंट। तो आप अपना किबला दुरुस्त करें, समझें कि ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा होता है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है, जजेस नहीं लगाते हैं, कंसल्टेशन के साथ लगती हैं। इंडिया में भी ये होता है, पार्लियामेंट जजेस हटाती है लगाती है, एक कमेटी है जो डिसाइड करती है। अमेरिका में भी यही होता है, जो उनकी कैबिनेट है वो लगाती है हटाती है। तो ये इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नथिंग न्यू। और जो भी हुआ सबसे मुशावरत करके हुआ, टू द एक्सटेंट के जितना नाराज पीटीआई के दोस्त थे, शायद मौलाना साहब भी इनिशियली थे, जब हमने बैठ के उनको समझाया सब चीजें, तो फॉरगेट अबाउट हमें वोट करके सपोर्ट करने के बाद उन्होंने कहा चलो छोड़ो, मैं खुद टेबल करता हूँ ये बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, कि इसका सेहरा ये फेदर मेरी कैप में जाए कि मैंने करवाए। तो देखिए हर चीज को शक की निगाह से नहीं देखा जाए, हर चीज को नेगेटिविटी कम फैलाई जाए। मायूसी वैसी इस मुल्क में, चीजें थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। देखिए यू मैनिफेस्ट, आप जो सोच रखते हैं वही चीजें होती हैं। आप अच्छा सोचेंगे अच्छी चीजें होंगी। अच्छा, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं अली राशिद साहब। अब मुझे बताइए कि 27वीं आईनी तरमीम का जो मामला है ये कहाँ तक आगे बढ़ रहा है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये आईनी तरमीम नहीं है, ये कोई एक्ट है जिसको हम अक्सरियत से पास करवाना चाहते हैं और लाना चाहते हैं सो दैट वी कंप्लीट 26th अमेंडमेंट, उसका कुछ पार्ट है जो रह गया है। तो इज दैट ट्रू? मुझसे पूछिए। जी अली। जी बिल्कुल। देखिए अमेंडमेंट 18 से लेके अभी 26वीं हो गई, वो अमेंडमेंट्स चलती रहती हैं। बिल्कुल ये एक्ट है, कुछ चीजें कुछ लकूना देखें मशावरत में हमने पहले तो सबने ड्राफ्ट बनाए हुए थे अपने जी, ठीक है। तो पीटीआई के अलावा मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का था, मौलाना साहब का था, नून का था, सबने अपने ड्राफ्ट बनाए हुए थे, उनको मर्ज किया गया, उसमें से चीजें निकाली गई। उसमें फिर हमें ऐसा फील हुआ कि शायद कुछ चीजों पे मजीद क्लैरिटी हो जाए। ये भी नहीं कि यहाँ नहीं है, बहुत कानून ऐसे हैं, स्टूडेंट लॉ में आपको बताता हूँ कि कानून ऐसे होते हैं जहाँ थोड़ा ग्रे एरिया होता है, वो आप जैसे इंटरप्रेट करें वो आप पे, मगर मजीद कि उसको कहीं ग्रे एरिया नहीं रहे। थिंग शुड बी क्लियर एंड क्लियर शुड बी क्लैरिटी, लेटर एंड स्पिरिट, कॉमा और पीरियड जो भी है, सब चीजें शुड बी देयर। तो उसके लिए वो कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट लाइक एक प्रॉपर अमेंडमेंट कोई नहीं आ रही। और वो भी अगेन विल बी विद कंसेंसस, मुशावरत से सबको ऑन बोर्ड लेके। देखिए पीटीआई की आप बात करती है, पीटीआई की तो हमें जरूरत भी नहीं थी। अच्छा, अगर मौलाना साहब होते और बाकी भी अगर सिचुएशन थी तो ऐसे बयान आए थे कि नंबर पूरे। तो द फैक्ट इज कि वो उसको भी लोग नेगेटिव लेके जा रहे थे कि नंबर्स आपके कैसे पूरे हैं, आपका क्या चल रहा था। भाई बात ये है कि पॉइंट है कि अगर नंबर्स हमारे पूरे थे और फिर भी हमने अगर मौलाना साहब और पीटीआई को शामिल किया, तो हमारा बड़ा फन है ना। वी वांटेड टू इंक्लूड, वी वर बीइंग इंक्लूसिव, वी वांटेड एवरीबॉडी टू बी ऑन बोर्ड। तो आई थिंक थोड़ा इसमें शाबाशी बनती है हमारी। तो हर चीज को टू सम इट अप, हर चीज को नेगेटिव तरीके से नहीं देखें, शक की निगाह से नहीं देखें। लेट्स ऑल वर्क टुगेदर फॉर पाकिस्तान। दैट्स परफेक्टली राइट। शायान, आप क्या कहने चाहेंगे? लास्टली हमें बता दीजिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो अपॉइंटमेंट हुई उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े दिल से एक्सेप्ट भी करिए। बैरिस्टर साहब का आज का स्टेटमेंट है। तो अब अगर कुछ कानूनी नुकात बाकी हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है और उसको अब कंप्लीट करना है,
वाया 27 अमेंडमेंट, तो उसके अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़, कोई रेजर्वेशन तो नहीं होगी उसके ऊपर, तो फिर दोबारा से नहीं कह दिया जाएगा कि अब एहतजाज करेंगे, दोबारा से सड़कों पर आएंगे एंड ऑल दैट? देखें, अगर पर्सनली बात की जाए तो जस्टिस याहिया अफरीदी को भी और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह पर्सनली जानता हूँ। अच्छा। दोनों इम्पेकेबल कैरेक्टर और बैकग्राउंड के जजेस हैं। अगर सीनियर, हमें जो एक इशू था वो ये था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल मेंटेन होना चाहिए। अगर अब जैसे याहिया भी आ गए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन जज हैं और उनकी अच्छी रेपुटेशन है। बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने बड़े अच्छे वहाँ पे फैसले किए। और इसी तरीके से हमें प्रॉब्लम है जो जिस तरीके से किया गया, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जिस तरीके से अब ये अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे आगे जाते हुए, एक बंदे की बात नहीं है, बट आपने इनेबल कर दिया पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कि जिसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी है वो अपनी मर्जी के जजेस तैनात करें। नहीं, आपने अपॉइंटमेंट की जो बात की शायान, सॉरी मुझे इस पे ऊपर करेक्ट कीजिएगा कि आगे आगे जाकर जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी के काम पर और हर तरह से आप उन पर फेथ भी रखते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आगे जाकर अगर वो कुछ ऐसे फैसले देते हैं कि काजी साहब पर जिस तरह से हमले होते रहे या मसाइल पैदा हो गए, उनके फैसलों पर तो उनको जज नहीं करना शुरू कर देंगे फिर? बिल्कुल, अगर देखें, हमें उम्मीद तो है कि वो जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले उस तरह देंगे। ठीक। अगर कोई भी जज पॉलिटिसाइज फैसले देगा, एक पॉलिटिकल पार्टी टारगेट करेगा, हमारा राइट है, हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे और भरपूर तरीके से उठाएंगे। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। अब नहीं तो शायद फिर बात तो फिर यहाँ पे ये भी आती है कि एक जज साहब अगर एक बंदे को बुलाकर गुड टू सी यू कहते हैं, या तो फिर वो मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं, बाकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जब वहां जाती है तो उनको गुड टू सी यू कहते हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, राइट? लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी को जाकर पेश होते हैं, वो उनको गुड टू सी यू कहते हैं, तो फिर अगर ऑपोजिशन उस पर एतराज करती है तो वो तो ठीक बात है ना फिर? देखिए, मेरी बात सुने, बात यह है कि ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी अब बात की, अगर आप उनका देखें जो उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स रिसेंटली उनकी आई और आगे भी देखेंगे कि हम जो अब एहतजाज कर रहे हैं उसमें हम वाइडर सिविल सोसाइटी को दावत दे रहे हैं कि हमारे साथ ज्वाइन करें आके। अच्छा। उसके अंदर भी, लॉयर्स भी सारे, बिकॉज ये पाकिस्तान को चेंज करने की मूवमेंट खाली एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हम सारों को यहाँ पता है पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल इश्यूज क्या हैं। बंदेयाल साहब ने, जिनकी अभी बात हो रही थी, उन्होंने रात को 1 बजे भी कोर्ट खोल के इनेबल किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो वो तो हमारा उससे भी इशू था कि ये क्यों इस तरीके से रात को, और ये रातों को ये एग्जाम्पल देते हैं बाकी मुल्कों के कि जी उधर भी ये होता है, तो रातों को 3-3, 2-2 बजे, मुझे तो अफसोस आ रहा था देख के बेचारों को, ये जो पार्लियामेंटेरियंस को रात को 3 बजे उन्होंने बिठाया हुआ था वहां पे। तो इसलिए हम सारों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए इन इश्यूज के ऊपर। हम टुगेदर एज पाकिस्तानीज कि अगर एक कोई जज भी किसी एक पर्सनालिटी को कर रहा है तो, या एक वन साइडेड या पार्टिजान एटीट्यूड है, तो वी शुड कॉल इट आउट। ये तो बात क्लियर होनी चाहिए हमारे बीच में। और जहां तक ये इन्होंने बात की कि जी 26वीं आईनी तरमीम में हमने सबको ऑनबोर्ड किया था, जो बाकी मसले हैं तरमीम से वो तो एक साइड पे हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जिस तरह लोगों को ऑनबोर्ड किया गया है, अगर आप प्राइवेटली उनसे पूछें तो आप पूरे सिस्टम के अंदर आपका फेथ खत्म हो जाएगा। जिस तरीके का प्रेशर डाला गया, मैं फर्स्ट हैंड उन लोगों को जानता हूँ। अच्छा। जिस तरीके से उनके साथ जो किया गया, ज़हूर कुरैशी का को थ्रेट्स के बावजूद उसका 1 महीना उसके कोल्ड स्टोरेजेस को सील्ड रखा, और कोल्ड स्टोरेजेस को सील्ड रखने ठीक है। थैंक यू सो मच। शायान बशीर नवाज, अली राशिद साहब हमारे साथ थे और गुफ्तगू कर रहे थे सारे मामले पर। और अब आगे बढ़कर हमें वेलकम भी करना है अपने दूसरे मेहमान को, और बात करनी है मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है जजेस के हवाले से। उनका कहना है कि काजी फाइज ईसा और साकिब निसार दोनों के गलत फैसले और दोनों ने अपनी आईनी हुदूद से तजावुज़ किया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, जो पार्लियामेंट के थ्रू जजेस अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, अगर उनके फैसलों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एतराज़ होता है तो फिर उसका क्या असर होगा और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। हम वेलकम कर देते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुहेल असगर साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम रुहेल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट अभी कोट कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा और साकिब निसार दोनों ने गलत फैसले दिए और दोनों ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया है। सबसे पहले तो हम आपका कमेंट चाहेंगे इसके ऊपर, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये मतलब मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई। हमें इतना खौफ है अंदर
कि जब कोई शख्स बरसे इक़्तिदार होता है या ताकत में होता है, उस पर तुम्हारी जुबानों को ताले लगे होते हैं, कहाँ पे टांगे होती हैं? टांगे कांपना तो वो बिलावल साहब का एक मुहावरा है। अब मैं सिर्फ यही याद कर रहा हूँ कि एक शख्स जब साहिब इक़्तिदार था, आपकी जुबान क्या गुम थी, आप बोल नहीं सकते थे, आपको किसी ने रोका हुआ था। हाँ, आपके अंदर जो खौफ था उसने रोका हुआ था और इसलिए आप बोल नहीं पा रहे थे। अब एक शख्स चला गया, छोड़ दो यार, आगे देखो। अब आप बोल के देखो ना। अब आप कहो ना कि अफरीदी साहब, जनाब किबला मोहतरम आला हजरत, मेरे ख्याल में शायद अफरीदी साहब ही है ना जो आप चीफ जस्टिस हैं अल्लाह के फजल से। तो अब उनको ये कहना चाहिए बार बार कि आप देखिए, आप उनकी गलतियों से आप कुछ हासिल करके आगे बेहतरी के लिए सामान पैदा कर दीजिए। अब आपके सामने ही है, बड़ों के केस जो है एक दिन छड़ के एक सेकंड में सुने जाते हैं और लोग आने वाले मुलजमान को खुशामदेद भी कहते हैं। उस वक्त तुम बोलते नहीं है, बस बाद में बोलना शुरू कर देते हैं जब वो चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको छोड़ के हमें आगे देखना चाहिए, आगे चलना चाहिए। मुफ्ता अच्छा आदमी है, समझदार आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा कारोबारी आदमी है, बड़ा अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है। अब पता नहीं क्या उसके ज़हन में आया। वो मुतासिर हुए होंगे किसी फैसले से। लेकिन रुहेल साहब, बड़ी सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अब पार्लियामेंट के थ्रू जजेस की अपॉइंटमेंट होगी और इससे पहले जिस तरह से जजेस अपॉइंट होते रहे और फिर उनके फैसलों पर हम तनकीद भी करते हैं, अभी खुद मैंने स्टेटमेंट भी आपके सामने रखा, आपको नहीं लगता कि जो आम मुआशरे का आदमी है उसका जो ट्रस्ट है, जो वो अब अदलिया पर रखता है, रियासत के चौथे सुतून पर रखता है और उसको उम्मीद है कि मुझे इंसाफ यहाँ से मिलेगा, वो भी मुतासिर होगा, वो भी डगमगा जाएगा ऑन एनी पॉइंट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं आपको शुरू देख, जिस वक्त भी अपॉइंटमेंट होती है ना किसी भी जज की या किसी सीनियर जज की, तो उनका एक पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने पड़ा होता है, आपके सामने उनकी फाइल पड़ी होती है। आप ऐसे थोड़ी है कि आप उठा के किसी को भी जज लगा देंगे, ये तो नहीं है ना, ये वो दौर चले गए। अब ये दौर नहीं। अब तो देखिए, अगर आप गलत फैसला करेंगे, गलत बात करेंगे, एक शख्स अगर फर्ज कीजिए, खुदा न खास्ता एक ऐसा शख्स जिसके पोर्टफोलियो में कुछ नहीं है, बेकार है, उसका कोई ऐसा काबिल जिक्र नहीं है, उसके ऐसी कोई सर्विसेज में कोई अच्छी बातें भी नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते। ठीक, तो इस तरह कह रहा हूं, आप नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट कमेटी बनेगी, उस पार्लियामेंट की कमेटी में सभी जमातों के लोग जो पार्लियामेंट अंदर जमाते हैं, उनके सभी लोगों की प्रेजेंटेशन होगी। जब प्रेजेंटेशन होगी उनकी, तो फिर आप वहां पे बैठ के कर सकते। ये ना कीजिएगा जैसे अभी पिछले दिनों में आपने देखा, जब डिसीजन हो रहा था तो आप उठ के चले गए, आपने बाइकआउट कर दिया, आप उस कमेटी का हिस्सा नहीं बने। ये गलत है, ये मेरे नजदीक गलत है। आप बैठे मर्दों की तरह मर्दानगी के साथ उसका सामना कीजिए और अपना डिसेंट नोट लिखिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप वाकई इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और अगर आप उठ के चले जाते हैं तो ठीक है, ये तो आपकी अपनी गलती है कि आपने उसमें नहीं लिया। आप फिर बाद जाके आप क्या कह सकते हैं? देखें ना, मैं इसीलिए बारखा पीटीआई से भी कह चुका हूँ, सारी जमातों से ये बात कह चुका हूँ कि आपको अल्लाह करीम ने एक इज्जत से नवाजा है जी। आपको एक फोरम मिला हुआ है, आप उस फोरम पे जितना जी चाहे आप बात कर सकते हैं, लेकिन खुदारा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके अवाम ही नहीं देखते जी, उस पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि आप शिफ्ता नहीं है, आप इखलाक नहीं है, आप में तहजीब नहीं है, जबकि आप ये दावा करते हैं कि हम इस्लाम के दाई हैं, हम इस्लाम मानने वाले हैं। तो इस्लाम का तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नुक्ता है ना जी, इखलाक और तहजीब और तमीज, बड़ों की इज्जत करना और इस तरह बुरे नामों से याद करना। पता नहीं, मैं अच्छा मुसलमान शायद नहीं हूँ, शायद ये तो मेरे अल्लाह को पता, लेकिन कुरान लिखा है कि लोगों को बुरे नामों से मत बुलाओ, मुसलमानों के लिए खास तौर पे, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए।
लेकिन यहाँ पे लोग लोगों के नाम रखते हैं, उल्टे सीधे नाम रखते हैं, उल्टे सीधे नामों से याद करते हैं। पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात है यार। ठीक है, एक शख्स अगर चला गया है तो आप छोड़ दीजिए, उसका पीछे छोड़ दीजिए, बस कीजिए। आप उसकी अच्छाइयां भी तो देखें ना उसकी। अब देखें, मैंने अपनी नजरों, मैं मेंबर पार्लियामेंट था जी, मैंने अपनी नजरों से उस शख्स को पैदल आते हुए देखा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, और बगैर किसी प्रोटोकॉल के आते हुए देखा मैंने उस शख्स। तो आप उसकी अच्छाइयां क्यों नहीं देखते? आपकी नजर हर वक्त उसकी बुराइयों में नजर होती है, हर किसी की। तो आप फरिश्ते तो नहीं है, बुराइयां किसमें नहीं है? कौन बुराइयों से मर रहा है भाई? सिवाय अल्लाह की जात के। बिल्कुल पता नहीं। अब मैं तो समझने से कासर हूं। अब आप लोग पता नहीं क्या मेरे में क्या आपको नजर आता है जो आप मुझे लाके बिठा लेते हो। मेरी बातें भी शायद लोगों को बुरी लगती होंगी, शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं शायद गुस्से में कह रहा हूं या मैं नाराजगी में कह रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मेरा अपना एक सोच है, मेरी अपनी एक फिक्र है। इसी ओपिनियन के लिए, आपका जो अपना ओपिनियन है सर, इसी ओपिनियन के लिए हम आपको अपने शो में शामिल करते हैं कि वो आप अपना ओपिनियन दे सकें। और आपके ओपिनियन को जहां अगर 4 लोग नापसंद करते हैं तो हो सकता है कि 10 लोग पसंद करते हो, आपको सुनना चाहते हो। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह है अपने ज़मीर की कि मेरा ज़मीर तो मुझे नामद नहीं करेगा जो मैं अल्फाज अदा करूंगा। मुझे मेरा ज़मीर नामद, मुझे किसी की परवाह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। रुहैल असगर साहब हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे और हम उनसे पूछ रहे थे मिफ्ताह इस्माइल के स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने दिया, जज साहिबान के हवाले से। शो का वक्त नाज़रीन यहाँ खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।